आपने इस तरह के लेंस देखे होंगे जिसके सामने की कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए तो वो हमें बड़ा दिखता है। इस तरह के लेंसेज को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। वहीं पर एक दूसरे तरह का लेंस होता है जिसके सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वो हमें छोटा दिखता है। इस तरह के लेंसेज को कॉनकेव लेंस कहा जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो बीच का हिस्सा होता है वो उभरा हुआ होता है और कॉनकेव लेंस का जो बीच का हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस और ये रहा कॉनकेव लेंस। हम आज जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, पतले लेंसेज के लिए जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो हम कॉन्वेक्स लेंस को कंसीडर करते हुए करेंगे। तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और इसके बीच से पार होता हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है, मान ले कि यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल के दूसरे साइड में किसी एक पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से जहां से पार होगा वहां पर इसका बनेगा इमेज। तो इस लेंस का जो सेंटर है, जिसे कि ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, उस सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है और वहीं से इमेज तक के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहा जाता है। इनके बीच एक रिलेशन होता है जो कि होता है 1 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। इस फॉर्मूला को थिन लेंस फॉर्मूला कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी थिन लेंस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। यहां पर आप पूछ सकते हैं कि ये जो f है ये f एग्जैक्टली है क्या। तो इस f को कहा जाता है फोकल लेंथ। अगर कहीं से एक पैरेलल लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज यहां पर लेंस पे इंसिडेंट करता है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पार होता है। उस पॉइंट को कहा जाता है इसका फोकस। तो जो इसका सेंटर है, लेंस का जो सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, इससे इस फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसे इसका फोकल लेंथ कहा जाता है। तो हम इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए थिन लेंस फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो किस तरह से हम डिराइव करेंगे? सबसे पहले यहां पर देखें तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। एक तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो कि एक स्फीयर का पार्ट होगा और ये जो सरफेस है ये भी एक दूसरे स्फीयर का पार्ट होगा। तो पहले लाइट रे यहां से इस तरह से आएगा और फिर फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगा और लेंस के अंदर से वो पार होगा, फिर दूसरे सरफेस से वो रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहां पर हम दो स्फेरिकल सरफेसेस कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो सिनेरियो कुछ इस तरह का होगा। हम पहला स्फेरिकल सरफेस पे किस तरह का लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है उसे हम कंसीडर करेंगे। तो ये रहा उस पॉइंट से पार होता हुआ वो जो नॉर्मल है, वो जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है। अब देखिए इन रियलिटी क्या होगा। इन रियलिटी इसका जो शेप होगा, लेंस का शेप होगा, वो इस तरह का नहीं है। इस केस में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो ये सेकंड वाला मीडियम है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है सेकंड मीडियम से जो पार कर रहा है, पूरी तरह से ये सेकंड मीडियम में ही है। लेकिन इन रियलिटी लेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। इसका दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहां पर रहता है। तो फिर ये जो लाइट रे रिफ्रैक्ट करने के बाद इस तरह से पार हो रहा है, अब ये दूसरे सरफेस में किस तरह से रिफ्रैक्ट करेगा ये अब हम लोग पता करेंगे। ये जो रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद हम लोग ये पता करेंगे और फाइनली जाके हम जो फॉर्मूला होगा, जो थिन लेंस फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम डिराइव कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला जो स्फेरिकल सरफेस है वहां पर किस तरह का रिफ्रैक्शन हो रहा है और क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा, ये हम सबसे पहले देखेंगे। लेट अस से यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहां से लाइट रे बाहर निकला और यहां पर इस सरफेस पे इंसिडेंट किया, फिर इसके बाद यहां से रिफ्रैक्टेड होके यहां से पार हो गया। अब अगर दूसरे लाइट रेज को भी आप ड्रॉ करें तो यहां से ये रिफ्रैक्टेड होके उसी पॉइंट से पार होगा, चूंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो हम कहते हैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज इस जगह पे बन रहा है, इस पॉइंट पे उसका इमेज बन रहा है। अब यहां पर लाइट का जो रिफ्रैक्शन हुआ तो फिर जहां पर लाइट इंसिडेंट कर रहा है उस पॉइंट पे सबसे पहले हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा इस स्फेरिकल सरफेस में। तो इस तरह से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो नॉर्मल है स्फेरिकल सरफेस के इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है, ऑब्वियसली वो उस स्फीयर के, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर से पार होगा। तो यहां पर उस जो स्फेरिकल सरफेस है, उस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर होगा। इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
अब यहां पर देखें कि अगर हम इस एंगल को देखते हैं, ये वाला एंगल, तो ऑब्वियसली वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है। लाइट रे का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैं ड्रॉ कर दूं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ पॉइंट्स का नाम दे देंगे, जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये O है, इमेज जो है ये I डैश है, और फिर यहां पर इस पॉइंट को चलिए N नाम दे देते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इसमें, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट, इसे हम M नाम दे देते हैं। अब यहां से देखिए ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो है यहां से M से O तक का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसे U से डिनोट किया जाता है। और फिर M से, वैसे तो देखा जाए जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो लेंस के केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है जो लेंस है, लेंस के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। अगर ये लेंस बहुत थिन होगा, बहुत पतला होगा, तो फिर उसका ऑप्टिकल सेंटर और ये पॉइंट M लगभग एक ही पॉइंट पे मर्ज करेगा। जितना ये पतला होगा, ये लेंस जितना पतला होगा, ये M उसके सेंटर के आसपास होगा उतना ही। और यहां M से अगर हम I डैश तक का डिस्टेंस को देखें, तो इस डिस्टेंस को कहा जाता है इमेज डिस्टेंस, जिसे कि V से डिनोट किया जाता है। तो इस केस में ये जो इमेज बन रहा है, ये प्रॉपर जो इमेज बनेगा, लेंस में जो इमेज बनेगा वो वाला इमेज नहीं है, बल्कि ये बीच का एक सिचुएशन है, सिनेरियो है। इस सिनेरियो में, इस खास सिनेरियो में इसका इमेज यहां पर फिलहाल तो बन रहा है। तो इस केस के लिए M से लेके I डैश तक का डिस्टेंस जो है, इसे हम लोग कहेंगे इमेज डिस्टेंस। अब M से लेके C तक का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये रेडियस है, इस स्फेरिकल पार्ट का जो है इसका रेडियस है, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस रेडियस होगा। और ये जब थिन लेंस होगा तो फिर ये पॉइंट M और इसका जो सरफेस है, जो कि यहां पर वो पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो हम कह सकते हैं M से लेके C तक का डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। अब यहां पर कुछ एंगल्स पे गौर किया जाए, जैसे कि अगर आप देखते हैं एंगल NOM, आगे चल के हम लोग इसे यूज करेंगे, इसीलिए आप एंगल NOM को सबसे पहले देख ले। NOM ये वाला एंगल है। तो अगर हम कहते हैं टेंजेंट, इस वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे, टेंजेंट ऑफ NOM, सो टेंजेंट ऑफ NOM हो जाएगा MN डिवाइडेड बाय ये जो कि इसका परपेंडिकुलर होगा, डिवाइडेड बाय बेस जो कि होगा OM या MO। अब एंगल देखें आप, एंगल NCM, एंगल NCM मतलब ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को देखें। इस एंगल का अगर हम टेंजेंट वैल्यू लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा जो परपेंडिकुलर है, जो कि MN है, MN डिवाइडेड बाय जो बेस है, यहां पर ये वाला बेस होगा MC हो जाएगा बेस, सो डिवाइडेड बाय MC। अब एक और एंगल को देखते हैं यहां पर, एंगल NIM या NI डैश M। तो इसका अगर टेंजेंट वैल्यू देखें, सबसे पहले तो इस एंगल को देख ले, एंगल NI डैश M, तो ये वाला हो गया वो एंगल। तो इसका टेंजेंट वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इस केस में MN डिवाइडेड बाय बेस जो कि होगा MI डैश। इन वैल्यूज को अभी हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम ट्राइंगल NOC की बात करें, ट्राइंगल NOC, ये वाला ट्राइंगल NOC, इस ट्राइंगल में अगर देखें तो ये I जो है इंसिडेंट एंगल, ये I जो है इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो फिर ये I बराबर हो जाएगा इस एंगल के और इस एंगल के समेशन के बराबर। हमें ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो फिर वहां से हम I के साथ इन दो एंगल्स का रिलेशन पता कर लेंगे, फिर आगे चल के R के साथ भी इसी तरह से दो एंगल्स का रिलेशन पता करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल NOC, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि I जो कि एक्सटीरियर एंगल है, I इज इक्वल टू एंगल NOM
एंगल NOM, ये वाला एंगल, प्लस 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 एंगल NCM, अब देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, थिन लेंस फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव करेंगे, ये बहुत ही पतले लेंसेस के लिए काम करता है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला उतना ज्यादा वैलिड होगा जितना कि ये जो एंगल्स है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे एंगल्स जितने छोटे होंगे उतना फॉर्मूला जो है उतना सटीक बैठेगा। तो वेरी स्मॉल एंगल्स, जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं उस समय कोई एक एंगल और उसका टेंजेंट वैल्यू लगभग बराबर होता है। तो इसका जो टेंजेंट वैल्यू है इस एंगल का, सो वो प्लस टेंजेंट ऑफ दिस एंगल NCM, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया NOM को, एंगल NOM को टेंजेंट ऑफ एंगल NOM और एंगल NCM को टेंजेंट ऑफ एंगल NCM में हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसा हम कर रहे हैं, मतलब हम मान रहे हैं ये सारे एंगल्स जो है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, और आगे चल के ये एंगल भी, आगे चल के ये सारे एंगल्स जो है बहुत छोटे हैं। इसका एक मतलब ये निकल के आता है कि ये फॉर्मूला जो भी हम डिराइव करके निकालेंगे वो फॉर्मूला ज्यादा सटीक बैठेगा अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये काफी ज्यादा दूर रहे, रिलेटिवली दूर रहे विद रिस्पेक्ट टू द अपार्चर ऑफ द लेंस। अपार्चर मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप कह सकते हैं। अपार्चर ऑफ द लेंस, इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट्स जितना दूर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपार्चर के रेस्पेक्ट में जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वैलिड होगा ये फॉर्मूला। ओके, यहां से यहां मैं लिख दूं फॉर स्मॉल एंगल्स, हमने माना ये एंगल्स बहुत छोटे हैं। फॉर स्मॉल एंगल्स हम ये कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अब यहां पर चूंकि टेंजेंट ऑफ NOM हमने पता लगाया है, ये है वो वैल्यू MN डिवाइडेड बाय MO, तो हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां से। और टेंजेंट ऑफ NCM, टेंजेंट ऑफ एंगल NCM जो कि होगा MN डिवाइडेड बाय MC, तो ये जो है ये I का वैल्यू हो गया। तो ये तो एक ट्राइंगल से हमने, ट्राइंगल NOC से I का वैल्यू पता लगा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, R का जो वैल्यू होगा, R का इस तरह से जो रिलेटेड वैल्यू होगा उसे हम लोग पता करेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल NCI' को देखेंगे। यहां पर ट्राइंगल NCI', ये वाला जो ट्राइंगल होगा, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल, ये इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा जो कि बराबर होगा R और इस एंगल के समेशन के। तो दिस एंगल इज इक्वल टू R प्लस दिस एंगल। ओके, तो यहां से अभी हम लोग R के लिए जो है ये रिलेशन पता कर सकते हैं। तो फिर देखिए यहां पर एंगल NCM, एंगल NCM इज इक्वल टू ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है एंगल NI'M, सो इज इक्वल टू एंगल NI'M, और इसके साथ हम जोड़ देंगे R को। यहां से इसके साथ R को जोड़ दे तो हमें इस वाला एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा ये। तो फिर यहां से हम अगर कहें R इज इक्वल टू एंगल NCM माइनस एंगल NI'M। ओके, तो यहां भी वही चीज करते हैं कि ये एंगल्स अगर बहुत छोटे हुए तो फिर हम इनके टेंजेंट वैल्यू के साथ इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वहीं पर टेंजेंट वैल्यू को हमने कंसीडर किया NI'M। अब ये जो वैल्यूज है टेंजेंट ऑफ एंगल NCM, टेंजेंट ऑफ एंगल NCM विच इज MN डिवाइडेड बाय MC, और टेंजेंट ऑफ एंगल NI'M, सो ये हो गया वो, सो दैट इज इक्वल टू MN डिवाइडेड बाय MI'। अब देखिए यहां पर I और R है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों को इंटर रिलेट कौन करता है? स्नेल्स लॉ इंटर रिलेट करता है इन दोनों को। तो अब अगर हम स्नेल्स लॉ को यहां पर इंट्रोड्यूस करें, सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ से हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर मैं इसे मीडियम 1 और इसे मीडियम 2 नाम दे देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसी चीज को, ये जो N21 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया N2 डिवाइड, N2 का मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं N2 डिवाइडेड बाय N1, दैट मीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। यहां से अभी आगे बढ़ते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R। तो फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम ये कह सकते हैं कि N1 इंटू साइन ऑफ R इज इक्वल टू N2 इंटू साइन ऑफ N1, यहां पर I होगा, आई एम सॉरी, ये I होगा और यहां पर R होगा। तो यहां से स्मॉल एंगल्स के लिए, जब एंगल्स बहुत छोटे होंगे उस समय हम साइन ऑफ I को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं I से, और साइन ऑफ R को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं R से। तो ये हमें I और R के बीच का एक रिलेशन यहां पर मिल गया है। अब देखिए, I और R के लिए हमने यहां पर वैल्यू पता किया है। उन वैल्यूज को अगर हम यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो फिर I और R का जो वैल्यू हमने डिराइव किया है इससे पहले, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको दिख रहा है, उन वैल्यूज को अगर हम यहां पर सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, हमें मिलेगा N1 के साथ I को मल्टीप्लाई करें, I है ये N1 Mn डिवाइडेड बाय MO प्लस N1 इंटू Mn डिवाइडेड बाय MC इज इक्वल टू N2 के साथ R को मल्टीप्लाई करें, ये है R, Mn डिवाइडेड बाय MC माइनस N2 इंटू Mn, ये M है, Mn ये N है, डिवाइडेड बाय Mi डैश। तो फिर यहां पर Mn देखिए, Mn को अगर कॉमन आउट करते हैं दोनों तरफ से वो कैंसिल हो जाएगा, ये। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो MC वाला टर्म है, इस MC वाला टर्म को एक तरफ रखते हैं और बाकी दो टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। तो ये जो टर्म है इसे इस तरफ ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को ले जाएंगे इस तरफ। ओके, सो ये हो गया N1 डिवाइडेड बाय MO प्लस N2 डिवाइडेड बाय Mi डैश इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय MC। डिनोमिनेटर में दोनों का MC है तो यहां पर हमने कॉमन ले लिया उसे। अब यहां से देखिए MO का वैल्यू, ये MO जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। Mi डैश यहां से लेकर I डैश तक का जो डिस्टेंस है ये होगा इमेज डिस्टेंस, और MC M से लेके C तक ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसे सब्सटीट्यूट करेंगे, इन वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे MO Mi डैश और MC के जगह पे। तो यहां पर MO का वैल्यू जैसा कि हम देख रहे हैं, MO जो है ये किसके बराबर होगा, MO होगा U के बराबर। यहां पर गौर करने वाली बात देखें आप, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखें। MO अभी तक हमने जो भी इस पार्ट को जो डिराइव किया है ये हमने ट्रिगोनोमेट्री और जियोमेट्री से डिराइव किया है। तो ये जो वैल्यूज है MO Mi डैश MC, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। सिंपल जियोमेट्री में लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो भी डेरिवेशन अब तक हमने किया उसके हिसाब से ये वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव वैल्यूज है, एब्सोल्यूट वैल्यूज है। अब आप देखें, अगर हम MO को U से सब्सटीट्यूट करेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम आने वाला है। क्या प्रॉब्लम है
यू का जैसे ही आप आगे चल के वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये वैल्यू रहेगा नेगेटिव में। क्यों रहेगा नेगेटिव में? क्योंकि आप सिनेरियो देखिए, यहां पर ये जो मेजरमेंट होता है हमेशा जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से मेजरमेंट होता है, तो इस केस में हम मान सकते हैं एम से मेजरमेंट होगा। तो एम से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ओ तक का डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस लॉजिक के हिसाब से कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये कहता है कि हमें इसे नेगेटिव कंसीडर करना है। तो u का जो भी वैल्यू होगा, लेट अस से u जो है 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमें इसे नेगेटिव 3 सेंटीमीटर मानना होगा। ये नेगेटिव 3 सेंटीमीटर कंसीडर्ड होगा। तो वो वैल्यू अगर आप यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं उस स्पेशल सिनेरियो में मान ले, तो u का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू नेगेटिव होगा, लेकिन mo का वैल्यू जो है ये mo का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने सिंपल जियोमेट्री से इसे डिराइव किया है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो उसी को कंपेंसेट करने के लिए यहां पर हम लोग एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3, तो ये अपने आप पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर जैसे कि अगर यहां पर कहा जाए कि साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए यू का वैल्यू चूंकि नेगेटिव होगा इसीलिए हम ये नेगेटिव साइन दे रहे हैं, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि आगे चल के साइन कन्वेंशन फॉलो करने से जो साइन का प्रॉब्लम आने वाला है उसे कंपेंसेट करने के लिए, उसे दूर करने के लिए हमें यहां पर एक नेगेटिव साइन लेना पड़ता है। वरना आपके मन में ये क्वेश्चन हमेशा आएगा कि 2 बार साइन कन्वेंशन क्यों? डिराइव करते समय भी हम साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, और जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला मिलने के बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां भी साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, तो फिर 2 बार साइन कन्वेंशन क्यों फॉलो करें? तो इस तरह का सवाल आता है। इसीलिए यहां पर बेहतर होता है ये कहना कि यहां हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव नहीं दे रहे, क्योंकि आगे चल के साइन कन्वेंशन हम यूज करने वाले हैं जिससे कि इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उस प्रॉब्लम को काटने के लिए हम यहां पर एक नेगेटिव साइन दे रहे हैं। तो 2 सवालों का जवाब हो गया आपका कि साइन कन्वेंशन 2 बार क्यों यूज करते हैं। 2 बार हम करते ही नहीं है यूज, हम साइन कन्वेंशन को एक ही बार यूज करते हैं। फाइनली जब फॉर्मूला बन जाता है उसके बाद जब हम वैल्यूज पुट करते हैं वहां पर साइन कन्वेंशन को हम लोग यूज करते हैं। यहां पर चूंकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे चल के साइन कन्वेंशन फॉलो करने से, इसीलिए यहां पर हमें एक्सप्लिसिटली ये नेगेटिव साइन यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। अब देखिए यहां पर अगर हम एम आई डैश को देखें तो एम आई डैश ये v के बराबर होगा, और चूंकि v का वैल्यू इस केस में जो सिनेरियो आपको दिख रहा है इस केस में चूंकि v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि मेजरमेंट m से i डैश तक का होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, तो फिर इसे पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा। जब v को पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। लेट से 5 सेंटीमीटर v का वैल्यू है, तो ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का है, तो v का वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर होगा, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर होगा, और ये एम आई डैश हमारे डेरिवेशन के हिसाब से ये पॉजिटिव होगा, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम आने वाला है नहीं। सिमिलरली अगर आप एम सी को देखें तो एम सी ये बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहां पर भी नेगेटिव हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अब इन वैल्यूज को यहां पर अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहां से आगे देखें, यहां से आगे हम कह सकते हैं कि हमें मिलेगा n2 डिवाइडेड बाय एम आई डैश के जगह पे v, और फिर माइनस n1 डिवाइडेड बाय u, क्योंकि नेगेटिव u हमें यहां पर सब्सटीट्यूट करना है, दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखें वास्तविकता में क्या होगा। इन रियलिटी जो है, हम जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ये लेंस के लिए डिराइव कर रहे हैं, तो इन रियलिटी ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह का नहीं होगा, बल्कि ये एक लेंस होगा। इसका मतलब ये जो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से हम कंसीडर कर रहे हैं आई डैश पॉइंट से गुजर रहा है, वहीं पर उसी चीज को अगर आप देखें तो वही लाइट रे इस तरह से पार करते हुए यहां से एक बार फिर से रिफ्रैक्ट करेगा, और इन रियलिटी जो इमेज बनना चाहिए वो इमेज बनेगा। लेंस के लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो फिर अब हम कुछ इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेंगे, लेकिन इस बार हम किस तरह का स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे? ऐसे यहां पर स्फेरिकल सरफेस जो है ये वाला इसका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, तो इन दोनों को अगर एक साथ मिलाया जाए तो हमें मिलेगा एक लेंस।
अब की बार देखिए हम क्या कंसीडर करेंगे। ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे इस तरह से जाते हुए लेंस के केस में यहां से फिर से रिफ्रैक्ट करेगा। लेंस इस तरह का है तो यहां से फिर से रिफ्रैक्ट करेगा। तो अब हम इस लाइट रे को इंसिडेंट रे कंसीडर करेंगे। इस सेकंड केस में हम इसे इंसिडेंट रे कंसीडर करेंगे। तो यहां से जो लाइट रे इस तरह से जाते हुए ऐसे आई डैश पॉइंट से गुजर रहा था, इस केस में जो आई डैश पॉइंट से गुजर रहा था, अब की बार क्या होगा, ये यहां से रिफ्रैक्ट करेगा और रिफ्रैक्ट करने के बाद ये किसी दूसरे पॉइंट से पार होगा, यहां से पार हो रहा मान ले। दैट मीन इन रियलिटी जो इमेज बनेगा वो इमेज इस जगह पे बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला जो है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि हमने इस केस के लिए डिराइव किया था, वही फॉर्मूला हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और उस फॉर्मूला को जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे तब देखिए हमें क्या मिलेगा। वेल, यहां पर एक चीज मैं यहां और एक ड्रॉ कर लूं कि इस पॉइंट में यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस पॉइंट से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो फिर हमें इस तरह से मिल गया नॉर्मल। वेल, यहां पर हम इसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे और यहां से लेके यहां तक हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे इसे। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2 हमने नाम दिया, तो इसे चलिए R1 नाम दे देते हैं। यहां पर हम इसे R1 कर देते हैं। और एक चीज देखिए, यहां पर ये जो लाइट रे था, ये लाइट रे क्या इंडिकेट कर रहा था कि ये इंसिडेंट रे को इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा इस केस में। तो फिर यहां से लेके यहां तक जो कि हमने यहां पर V कंसिडर किया था, तो चलिए इसे V डैश कर देते हैं। तो यहां पर इसे V डैश कर देते हैं क्योंकि ये जो इमेज बन रहा था ये एक इंटरमीडिएट सिनेरियो का इमेज था, फाइनल इमेज नहीं था। फाइनल इमेज यहां पर बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है इस केस में जो कि V डैश के बराबर होगा, इस V डैश के बराबर होगा, इस केस में ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकेंड केस में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्योंकि आई डैश जो है इमेज नहीं, पहले केस में ये इमेज था, सेकंड केस में ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा और ये आई जो है उसका इमेज है। तो फिर अगर इसी फॉर्मूला को सेकंड केस में हम अप्लाई करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अब की बार देखिए ये जो है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 था। अब की बार फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। तो फिर इसी फॉर्मूला को अगर हम यहां पर अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला, इसे हम कैसे पढ़ेंगे देखिए, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय, यहां पर ये हो गया इमेज डिस्टेंस, इस केस का इमेज डिस्टेंस, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू N2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये। अब उसी तरह से हम यहां पर कहेंगे कि N2 क्या है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस केस में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 डिवाइडेड बाय ये क्या था, इमेज डिस्टेंस था फर्स्ट केस में। तो यहां पर इमेज डिस्टेंस जो है ओरिजिनल लेंस के केस में जो इमेज डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक जो कि होगा V, सो इमेज डिस्टेंस V। अब यहां पर माइनस N1, इस केस में फर्स्ट मीडियम था, इस केस में ये जो फर्स्ट मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो N2 डिवाइडेड बाय, यहां पर U का क्या था फर्स्ट केस में, U था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फिर यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा जो कि V डैश है, सो उस V डैश को हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, यहां पर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस केस में फर्स्ट मीडियम जो है सेकेंड 2 है, दैट मीन ग्लास है फॉर एग्जाम्पल, तो N2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस केस में R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बिकॉज ये जो है ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो इसे एज इट इज हम सेकंड केस में अप्लाई कर सकते हैं, हमें और चीजों के लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो जैसे पिछले केस में हमने ट्रिगोनोमेट्री और जियोमेट्री को यूज करते हुए जिस तरह से इस फॉर्मूला को डिराइव किया था, उसी तरह से आप इस केस में भी इस फॉर्मूला को डिराइव करके देख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन A और इसे इक्वेशन B नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, A और B को अगर हम जोड़ देते हैं, इक्वेशन
ए प्लस इक्वेशन बी, इन दोनों को जोड़ देने से हमें क्या मिलेगा, दिस वन प्लस दिस वन। तो फिर हम कहेंगे ये हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाई वी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये जो टर्म है दोनों को जोड़ने से ये कैंसिल हो जाएगा। वेल तो बचेगा ये माइनस n1 डिवाइडेड बाई u, दैट इज इक्वल टू, अब इसे कॉमन ले लेते हैं यहां पर, अगर मैं इसे n2 कर देता हूं और इसे n1 कर देता हूं तो यहां पर हमें माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो n2 माइनस n1 को अगर हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r2। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया तो मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, और फिर यहां से अब हम लोग एक केस कंसीडर करेंगे कि मान ले कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। सबसे पहले तो आप देखिए ये जो फॉर्मूला बन गया ये लेंस के लिए बन गया, ये फॉर्मूला लेंस के लिए बन गया, क्योंकि यहां पर अब हम v को यूज कर रहे हैं जो कि फाइनल इमेज बनेगा, u जो है ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो यहां पर है। सो ये लेंस के लिए फॉर्मूला बन गया, क्योंकि हमने इस सिनेरियो को और इस सिनेरियो को एक साथ कंसीडर किया और ये वाला फॉर्मूला बनाया। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर एक केस कंसीडर करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होगा, आप नेगेटिव साइन के साथ इसे नेगेटिव इन्फिनिटी कंसीडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होगा, वहां पर जो इमेज डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है एक लेंस के केस में अगर मान ले इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यही होगा कि जो लाइट रेज आ रहा होगा और इस लेंस पे इंसिडेंट करेगा, वो लाइट रेज जो है पैरेलल होगा एक दूसरे के साथ। सो ऐसे केस में रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेज जिस पॉइंट से पार होता है उस पॉइंट को हम इसका फोकस कहते हैं। सो ये जो पॉइंट होगा इसका फोकस होगा, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को, जो कि इस केस में, इस स्पेशल केस में जो कि इमेज डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को सेंटर से लेके, लेंस के सेंटर से लेके, ऑप्टिकल सेंटर से लेके उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। मतलब यहां पर इमेज डिस्टेंस जो है ये फोकल लेंथ के बराबर होगा, इमेज बनेगा फोकस में। सो उसी लॉजिक से अब हम लोग अगर इन्हीं वैल्यूज को यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इन्हीं वैल्यूज को अगर हम यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये बन जाएगा n1 डिवाइडेड बाई f, और ये तो 0 बन जाएगा, u का वैल्यू इन्फिनिटी है, दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r2। और इस फॉर्मूला को कहा जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये हो गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है इसे हम इक्वेशन डी नाम दे देते हैं, और ये जो था ये इक्वेशन सी इसे नाम दे देते हैं। अब सी और डी को अगर आप एक साथ मिलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये जो सी है दिस वन, और ये जो डी है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसे एक साथ मिलाने से फ्रॉम, आप अगर राइट हैंड साइड को देखें तो बराबर मिलेगा इक्वेशन सी एंड इक्वेशन डी। इन दोनों को एक साथ मिलाने से आपको मिलेगा n1 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई f। अब n1 को कॉमन ले ले और वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई v माइनस 1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f। आप ध्यान दें ये जो है ये हो गया थिन लेंस फॉर्मूला, यही है थिन लेंस फॉर्मूला। सो फॉर्मूला फॉर थिन लेंस, क्योंकि हमने जो शुरू में ही जो सब कंसीडर किया था सारी चीजें थिन लेंस के लिए हमने कंसीडर किया था। सो ये जो फॉर्मूला निकल के आया इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच, ये फॉर्मूला इसे कहा जाता है थिन लेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये एप्लीकेबल होता है बहुत ही पतले लेंस के लिए। जितना पतला होगा लेंस उतना सटीक बैठेगा ये फॉर्मूला। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे के वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।
अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 12th के लिए ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स चैप्टर के सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।